मॉर्निंग स्टूडेंट, हम लोग पिछले वीडियो में ग्रुप 14 स्टार्ट किए थे और उसका जनरल पैरेलल फ्लूइड्स तक हो चुका था। आज इसके जनरल केमिकल रिएक्टिविटी और कुछ कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना रह गया है इस वाले पोर्शन में, तो उससे आगे बढ़ते हैं। ग्रुप 14 एलिमेंट में जनरल केमिकल रिएक्टिविटी में ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ग्रुप 13 एलिमेंट में भी हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात किए थे और ये बताया था कि ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर, ये डिटेल से हम लोग को रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में पढ़ना है, यानी कि उस जगह पर इसके बारे में ज्यादा डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी किसी भी एक मेंबर ग्रुप 14 का ले लें, जैसे कार्बन को ही लेते हैं। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा हीलियम 2s2 और 2p2। इनका एटॉमिक ऑर्बिटल डायग्राम अगर बनाते हैं तो 2s और ये आ गया 2p, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में भी 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ ये 2s2 हो गया और इधर ऊपर ये 2p2 हो गया। इसी तरह से कार्बन से बढ़ते हुए जब हम लोग लीड तक पहुंचते हैं तो लीड के केस में जेनन 6s2, 4f14, 5d10 और 6p2 आता है। अब कौन सा एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, ये कई फैक्टर पर डिपेंड करता है। एक तो ये डिपेंड करता है कि वो किसके साथ कंबाइन किया है। जैसे अगर उनका कॉम्बिनेशन किसी अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के साथ है, तो जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है उसका ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव, तो इनका नेगेटिव हो जाएगा। अपने से कम के साथ में जुड़ा हुआ है, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इनका पॉजिटिव हो जाएगा। या अगर इनके बीच में म्यूचुअल शेयरिंग हुआ है तो पॉजिटिव होता है। जनरली अगर सिर्फ p के इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो p में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है, तो वहां इनका ऑक्सीडेशन नंबर +2 आएगा। अगर 2s और 2p ये दोनों इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहा है, तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 and 2 4 हो गए। तो वैसे कंडीशन में इनका ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होता है। जैसे कार्बन +2 भी शो करता है, कार्बन +4 भी शो करता है। जैसे अगर कार्बन के ऑक्साइड यानी कार्बन मोनोऑक्साइड को ले लें और दूसरा ऑक्साइड ये बनाता है CO2, तो इन दोनों कंडीशंस में कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 और कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आता है। अब ये +2 कैसे निकाले, +4 कैसे निकाले, थोड़ा सा पेशेंस रखो, ये सब आगे रिडॉक्स रिएक्शन वाले चैप्टर में कंप्लीट होगा। तो यहाँ आप देख रहे हो कि एक में +2 आ रहा है, दूसरे में +4 आ रहा है, यानी कि ये दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। फिर ग्रुप 13 आप याद करो कि जैसे जैसे हम लोग टॉप टू बॉटम की तरफ में बढ़ते हैं, तो नीचे में यानी कि हायर मेंबर्स के केस में इस p और s ऑर्बिटल के बीच में एनर्जी गैप ज्यादा है। अब इस एनर्जी गैप ज्यादा होने की वजह से ये s का इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा और इनके पार्टिसिपेट ना करने की टेंडेंसी को इनर्ट पेयर इफेक्ट कहा जाता है। तो वैसे कंडीशंस में लीड का स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है। इट मींस द स्टेबिलिटी ऑफ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, यानी कि टॉप टू बॉटम जाते हैं तो इनका डिक्रीज करता है। तो अगर लीड +4 के फॉर्म में है तो ये तुरंत रिड्यूस्ड कर जाएगा +2 के फॉर्म में, यानी कि 2+ या +2 दोनों लिख सकते हो। तो अब ये देखो +4 से +2 में कन्वर्ट किया, यानी कि डिक्रीज कर रहा है। जिनका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करता है वो रिड्यूस्ड करते हैं, तो जो रिड्यूस्ड किया वो दूसरे के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करता है। तो एक जगह पर आपको क्वेश्चन मिलेगा भी कि व्हाई लीड इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आपको बताना होगा कि the +2 oxidation state of lead is more stable in comparison to +4. Therefore, it readily reduced into +2 form and therefore act as oxidizing agent. अब ये +2 क्यों ज्यादा स्टेबल है +4 के कंपैरिजन में, तो उसका अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो यहाँ इनर्ट पेयर इफेक्ट से बताओगे। ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट 6s2 electron not involved in the formation of chemical bond or in chemical reaction. Therefore only p electron involved and therefore its oxidation state is +2. तो ये इसके ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड। अब हम लोग ग्रुप 14 एलिमेंट्स के
कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में बात करते हैं। जैसे यहाँ बोर्ड पर आप देख रहे होंगे रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, यानी कि ग्रुप 14 एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर कॉरस्पॉन्डिंग ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेंगे। यहाँ ई की जगह पर कोई भी ग्रुप 14 एलिमेंट रख सकते हो, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लीड। अगर कार्बन रखते हैं तो सी हो जाएगा। ग्रुप 14 एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर टू टाइप्स ऑफ ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं, मोनोऑक्साइड एंड डाइऑक्साइड। दो ऑक्सीजन है इसलिए इसको डाइऑक्साइड कहा जाता है। जैसे अगर कार्बन ऐड कर दोगे तो CO2 वो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, और अगर CO डाल दिए तो कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, यानी कि दोनों ऑक्साइड बनाते हैं। मोनोऑक्साइड में ग्रुप 14 एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है, और डाइऑक्साइड में ग्रुप 14 एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होता है। एक चीज कॉमन याद रखना, जो इनके एसिडिक और बेसिक बिहेवियर से रिलेटेड होता है, जो नीचे क्लासेस में आप पढ़े होंगे। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक नेचर का होता है, मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक नेचर का होता है, और जो मेटेलॉइड्स होते हैं, यानी कि मेटेलॉइड्स को अगर कंसीडर करें तो ये एम्फोटेरिक बिहेवियर शो करता है, यानी कि इसमें एसिडिक और बेसिक दोनों होगा। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा, अगर एक ही एलिमेंट दो ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन कर रहा है, जैसे यहाँ कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाता है, तो किसी भी एलिमेंट में जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। जैसे अगर हम लोग लीड की बात करें कि एक लीड हो गया PbO और दूसरा लीड हो गया PbO2, अब पूछेगा कि विच वन इज मोर एसिडिक, तो जहां पर ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज्यादा एसिडिक नेचर का होगा। कार्बन के केस में भी वही होता है। अब यहां पर जो खास अलग एक्सेप्शनल पार्ट जैसा दिखता है वो ये, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है तो ये नॉन मेटल, लेकिन इनके ऑक्साइड्स न्यूट्रल नेचर का होता है, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल होता है। इट इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, ना तो ये एसिडिक होता है और ना ही बेसिक होता है। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड ये एसिडिक नेचर का होता है। कार्बन डाइऑक्साइड को अगर वाटर में आप डिसॉल्व करोगे तो ये कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन करता है, और जो ऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व होकर एसिड बनाता है इसका मतलब वो एसिडिक नेचर का होता है। फिर हायर मेंबर से लोअर मेंबर से हायर मेंबर की तरफ में बढ़ेंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, तो एसिडिक कैरेक्टर धीरे 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 घटने लगेगा, तो उसमें बेसिक कैरेक्टर जो वो बढ़ना शुरू हो जाता है। तो एक कंडीशन ऐसा आएगा जहां पर वो एम्फोटेरिक बिहेवियर शो करते हैं। ये इनके ऑक्साइड से रिलेटेड था। इसके बाद था रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर। जनरली लोअर मेंबर्स ग्रुप 14 एलिमेंट्स के वाटर के साथ इंटरैक्ट नहीं करते हैं। टीन इंटरैक्ट करता है बट ऑन हीटिंग विद स्टीम यानी कि H2O, इनके साथ ये कंबाइन कर करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है, यानी कि एक तरीके से मेटल के जैसा प्रॉपर्टी शो करता है। मेटल हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करते थे। लीड भी वाटर के साथ डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करता है, क्योंकि इसके ऑक्साइड्स प्रोटेक्टिव लेयर के रूप में काम करते हैं। जैसे यहाँ टीन का ऑक्साइड बना, लीड का ऑक्साइड जो फॉर्म होता है वो प्रोटेक्टिव लेयर के फॉर्म में काम करता है, और ये बाकी के फर्दर के रिएक्शन को रोक देने का काम करता है। तो ये दो केमिकल प्रॉपर्टीज अभी पढ़े हम लोग ग्रुप 14 एलिमेंट्स का। अब नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज पर आते हैं। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन। जिस तरह से बाकी के दूसरे मेंबर ग्रुप 13 एलिमेंट हैलोजन के साथ रिएक्ट कर करस्पॉन्डिंग हैलाइड का फॉर्मेशन करता है, उसी तरह से ग्रुप 14 एलिमेंट भी हैलोजन के साथ रिएक्ट कर करस्पॉन्डिंग हैलाइड का फॉर्मेशन करता है, और ये दो तरह का हैलाइड बनाता है, डाइहैलाइड और फिर टेट्राहैलाइड EX3। जनरली ये टेट्राहैलाइड का फॉर्मेशन करते हैं। अब टेट्राहैलाइड में स्टेबिलिटी की अगर हम लोग बात करें, किसी का भी ले लें हम लोग, जैसे अगर हम लोग SiCl4 ले लेते हैं, तो SiCl4 में सिलिकॉन का टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगा। यहाँ क्लोरीन 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 और ये क्लोरीन है, यहाँ एक क्लोरीन एटम है, क्लोरीन 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 है। वेस्पर थ्योरी हम लोग पढ़े हैं, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं, यहाँ ये रिपेल करता है, ये भी रिपेल करेगा। अब आप इमेजिन करो कि क्लोरीन की जगह पर अगर आप आयोडीन लेते हैं तो आयोडीन के एटम का साइज बड़ा होगा क्लोरीन से, तो इस आयोडीन और अगर यहाँ भी आयोडीन है तो इस आयोडीन और इस आयोडीन के बीच में रिपल्सन ज्यादा होगा,
यानी कि अगर हैलोजन लोअर मेंबर से हायर मेंबर की तरफ बढ़ते हैं, फ्लोरीन से क्लोरीन, क्लोरीन से ब्रोमीन, ब्रोमीन से आयोडीन, तो टेट्रा हैलाइड का स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगा अस्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन की वजह से। इनके ये टेट्रा हैलाइड जैसे आप बुक देखेंगे तो यहां पर दिया हुआ है कि हाइड्रोलाइज कर जाता है। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है, लिसिस का मतलब ब्रेकअप, और वाटर के प्रेजेंस में अगर इनका बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, ये कॉरेस्पॉन्डिंग ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो इन्हें हम लोग हाइड्रोलिसिस कहते हैं। तो इनके क्लोरीन को हटाकर इसकी जगह पर सिलिकॉन टेट्रा हैलाइड्स का फॉर्मेशन होता है, SiOH4 बनता है, और फिर बाद में जो है वो HCl बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में बाहर निकलता है। इक्वेशन हम यहाँ बैलेंस नहीं किए हैं। तो ये इनके जनरल केमिकल रिएक्टिविटी से रिलेटेड था। अब जैसे हर एक ग्रुप में एनोमेलस बिहेवियर आया था, फर्स्ट मेंबर का प्रॉपर्टी अपने बाकी के मेंबर के प्रॉपर्टी से डिफर करता है, उसी तरह से ग्रुप 14 एलिमेंट में फर्स्ट मेंबर है कार्बन, और इस कार्बन का प्रॉपर्टी अपने बाकी के मेंबर के प्रॉपर्टी से कुछ डिफर करेगा, जिसमें से इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में आता है कि कार्बन में एक यूनिक प्रॉपर्टीज पाया जाता है, कैटेनेशन। नीचे क्लासेस से आप पढ़ते चले आ रहे होंगे, ऑर्गेनिक में भी हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टीज को कहा जाता है। कार्बन के इस कैटेनेशन प्रॉपर्टीज की वजह से कार्बन का एक एटम दूसरे के साथ, दूसरा तीसरे के साथ जुड़कर या तो लीनियर, साइक्लिक या फिर ब्रांच चेन में लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। और इसी प्रॉपर्टीज की वजह से कार्बन के कंपाउंड के लिए एक अलग ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री बनाना पड़ा, जिसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ कार्बन के कंपाउंड्स हैं, और बाकी के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रेस्ट 117 एलिमेंट्स के कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं। तो आप अंदाज यही से लगा सकते हैं कि कार्बन के कितने लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स हैं, और ये इसके यूनिक प्रॉपर्टीज कैटेनेशन की वजह से होता है। कार्बन के केस में वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, क्योंकि कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन हम लोग देखें तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था हीलियम 2s2 और 2p2। तो 2p2 तो सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, और सेकंड ऑर्बिट में सिर्फ s और p होते हैं, यानी कि डी ऑर्बिटल नहीं है। तो जब डी ऑर्बिटल नहीं है तो अपने कोवेलेंसी को 4 से ज्यादा नहीं एक्सटेंड कर सकता है, जबकि बाकी के मेंबर में इनका कोवेलेंसी 4 से ज्यादा बढ़ सकता है। तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट एनोमेलस प्रॉपर्टीज था कार्बन का, जो बाकी के इनके मेंबर से डिफर कर रहा था। अब हम लोग कार्बन के एलोट्रॉप्स के बारे में बात करेंगे। कुछ लोग एलोट्रॉप्स और आइसोटोप्स में कंफ्यूज रहते हैं। आइसोटोप्स अलग है। आइसोटोप्स ग्रुप ऑफ एटम्स को कहा जाता है। जैसे अगर हम लोग यहाँ आइसोटोप्स के बारे में बात करें तो कार्बन के 3 इंपॉर्टेंट आइसोटोप्स हैं, C612, C613 और C614। अगर इनके फंडामेंटल पार्टिकल के बारे में बात करें तो कार्बन 12 में इलेक्ट्रॉन का नंबर 6, प्रोटॉन का नंबर 6, न्यूट्रॉन का नंबर 6। यहाँ इलेक्ट्रॉन का नंबर 6, प्रोटॉन का नंबर 6, लेकिन न्यूट्रॉन का नंबर 7 होता है। इलेक्ट्रॉन 6, प्रोटॉन 6 और यहाँ न्यूट्रॉन का नंबर 8 होता है। इन तीनों आइसोटोप्स में जो मोस्ट कॉमन आइसोटोप है वो C612 है, और ये कार्बन 14 रेडियो एक्टिव नेचर का होता है। ये हमारे आपके सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में C612 और C614 दोनों पाया जाता है, और इनका एक फिक्स्ड रेशियो होता है। जब तक कोई लाइव है, एनिमल और प्राणी, उनके C612 और C614 का रेशियो मेंटेन रहता है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी में जितना C614 डिसइंटीग्रेट करता है, इनके अपने हाफ लाइफ का वैल्यू है 5770 ईयर्स, उतना मेटाबॉलिक एक्टिविटी में क्रिएट कर लिया जाता है। लेकिन जैसे ही वो ऑर्गेनिज्म डेड हुआ, एनिमल हो या प्लांट हो, मेटाबॉलिक एक्टिविटी रुक गया, तो अब C614 अपने हाफ लाइफ के अनुसार से डिसइंटीग्रेट करेगा, लेकिन कार्बन 12 वही रह जाएगा। तो अब साइंटिस्ट लोग रेडियोमेट्रिक डेटिंग टेक्निक के द्वारा अवेलेबल कार्बन 14 और कितना होना चाहिए था कार्बन 14, कार्बन 12 के रेशियो से अंदाज लगाते हैं, और उसी के अनुसार से उनका डेट पता किया जाता है कि ये कितने साल पहले ये डेट हुआ, कितना साल पुराना ये फॉसिल्स है। इसे डेट डिटरमाइन करने के लिए रेडियोमेट्रिक डेटिंग टेक्निक कहा जाता है।
आइसोटोप्स की सहायता से निकालते हैं। यहाँ हम लोग आइसोटोप्स नहीं, हम लोग एलोट्रॉप्स के बारे में बात कर रहे हैं। एलोट्रॉप्स डिफरेंट फॉर्म ऑफ सब्सटेंस को कहा जाता है जो एटम के डिफरेंट अरेंजमेंट की वजह से बनता है। जैसे यहाँ कार्बन के 3 इंपॉर्टेंट एलोट्रॉप्स के बारे में बात करना है हम लोग को, जिसमें से एक डायमंड हो गया, दूसरा ग्रेफाइट है और थर्ड फुलेरीन्स है। फुलेरीन्स है ये डायमंड, ग्रेफाइट और फुलेरीन्स में कंस्टिट्यूएंट कार्बन ही है, लेकिन कार्बन का अरेंजमेंट अलग अलग है। डायमंड के केस में कार्बन टेट्राहेड्रल पैटर्न में अरेंज होता है, ग्रेफाइट के केस में हेक्सागोनल पैटर्न में अरेंज होता है, और फुलेरीन्स में केज लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, पिजड़े के जैसा बन जाता है। तीनों का कंस्टिट्यूएंट सेम है, तीनों का कंस्टिट्यूएंट कार्बन ही है, तो इनका केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा, लेकिन इनका अरेंजमेंट अलग अलग है, तो इनका फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफर करेगा, रेट ऑफ रिएक्टिविटी डिफर करेगा। डायमंड के केस में कार्बन टेट्राहेड्रल फॉर्म में जुड़ा होता है, हर एक कार्बन टेट्राहेड्रल पैटर्न में जुड़ा होता है इस तरीके से। अब ये कार्बन भी बाकी के 4 कार्बन से जुड़ा हुआ होगा इस तरीके से यहाँ टेट्राहेड्रल पैटर्न में, जिसकी वजह से इनका रिजिड स्ट्रक्चर होता है, इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का वैल्यू हाई होता है, क्योंकि स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़े हम लोग कि जनरली एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में वंडर वाल फोर्सेस लग रहे होते हैं, लेकिन यहां पर इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। कोई मॉलिक्यूल जैसा सेपरेट है ही नहीं, हर एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ होता है कोवेलेंट बॉन्ड से। जबकि ग्रेफाइट के केस में कार्बन एटम हेक्सागोनल पैटर्न में जुड़े होते हैं, यानी यहां हर एक कार्बन एटम का 3 बॉन्ड जुड़ा होता है और हर एक हेक्सागोनल लेयर इस तरीके से एक दूसरे से विक वांडर वाल फोर्स से जुड़े होते हैं यहां से, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वैल्यू कम हो गया। डायमंड को हार्डेस्ट नोन मटेरियल कहा जाता है, यानी कि सबसे कड़ा है ये, जबकि ग्रेफाइट को सॉफ्ट एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन कहा जाता है, क्योंकि इनमें 2 हेक्सागोनल लेयर के बीच में विक वांडर वाल फोर्स लगे होते हैं। ये स्लिपरी नेचर का होता है, मूवेबल नेचर का होता है। और एक और यूनिक प्रॉपर्टी, इस कार्बन में 4 में से 3 इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड में इन्वॉल्व होता है और एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है जो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, डीलोकलाइज्ड फॉर्म में होते हैं, यानी कि मूव कर रहे होते हैं इधर उधर। एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ग्रेफाइट इज एक्सेप्शनली गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट नॉन मेटेलिक एलिमेंट है, नॉन मेटेलिक एलिमेंट का प्रॉपर्टी होता है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन ग्रेफाइट नॉन मेटल होते हुए भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ये इसके एक्सेप्शनल प्रॉपर्टीज में आता है, यानी कि कार्बन को लेकर के। तो डायमंड को हार्डेस्ट नॉन मटेरियल कहा जाता है। कुछ लोगों का मिसकंसेप्शन है कि डायमंड पॉइजनस नेचर का होता है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। अगर डायमंड पॉइजनस नेचर का होता तो डायमंड का ज्वेलरी लोग नहीं बनाते, क्योंकि जहर को लोग चाहे कितना भी खूबसूरत हो अपने साथ में नहीं रखना चाहेंगे। आप देखते हैं कि डायमंड का रिंग इस्तेमाल करते हैं, डायमंड का लॉकेट इस्तेमाल करते हैं। तो अगर ये टॉक्सिक नेचर का होता, पॉइजनस नेचर का होता, तब तो उस कंडीशन में कहीं ना कहीं तो मुंह के टच में आता ही है, तो लोग उसको रिंग ज्वेलरी के फॉर्म में यूज करते हैं। तो नॉन पॉइजनस नेचर का है। मिसकंसेप्शन तो कई चीजें होती हैं। तो ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होता है, sp3 हाइब्रिडाइज होता है, यहाँ sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम होता है। फुलेरीन्स एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ है, जिसमें कार्बन के लार्ज नंबर ऑफ एटम्स मिले होते हैं, 60, 70, 360 इतने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, और ये केज लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। जैसे आप नोट्स में भी देखोगे तो C60 के बारे में दिया हुआ है, 60 यानी कि 60 कार्बन एटम्स जुड़े हुए हैं उसमें, जिसमें फुटबॉल, शॉकर बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिन्हें बकमिंस्टर फुलेरीन कहा जाता है। अब इसमें हेक्सागोनल भी होता है और पेंटागोनल भी होता है। 26 मेंबर्ड रिंग होते हैं, 20 हेक्सागोनल होता है, और फिर 12 पेंटागोनल रिंग का फॉर्मेशन होता है बकमिंस्टर फुलेरीन के केस में। तो ये फुलेरीन से रिलेटेड था, कुछ एक उसका जो प्रॉपर्टीज है वो आपको वहां पर हम लिखवा दिए हैं। ये इतना कुछ इस पोर्शन से रिलेटेड था, एलोट्रॉप से रिलेटेड था।
अब इसमें एक क्लास और लगेगा, नहीं तो ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा हो जाता, तो इसलिए इसको हम यहीं छोड़ दे रहे हैं। थ्योरेटिकल पार्ट है। अगले क्लास में ये चैप्टर कंप्लीट होगा, जिसमें हम लोग कार्बन और सिलिकॉन के कुछ कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे। कार्बन के कंपाउंड्स में पढ़ना है हम लोगों को कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, और सिलिकॉन डाइऑक्साइड और सिलिकॉन क्लोराइड के बारे में पढ़ना है हम लोग को, और फिर एक टर्म आएगा सिलिकेट्स के बारे में। तो फ्राइडे को अगले क्लास में ये चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। तो आज यहीं तक।